दिवाली में पूरा इंडिया मिलके इतना बम कभी नहीं फोड़ा होगा जितना चाइना ने ताइवान के ऊपर इन 15-20 दिनों में चला दिए। हाँ, माना कि दोनों बम में जमीन आसमान का अंतर है। खैर, ये तो मजाक था। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे चाइना और ताइवान के बीच के युद्ध के बारे में कि दोगला चीन कैसे और क्यों फुदक रहा है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, और ऐसे अपडेट्स के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे दोगला चीन और ताइवान के बीच की लड़ाई बहुत पहले से ही है और इसमें चिंगारी लगाने का काम किया अमेरिका ने नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेज के। नैन्सी पेलोसी है स्पीकर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो इनके आने से दोगले चीन की जल गई। और हाल ही में अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका के इस चाल का मजाक उड़ाया। तो इससे पता चलेगा कि अमेरिका में भी यूनिटी की बहुत कमी है। खैर, यहां बात यह आती है कि चाइना को दिक्कत क्यों हो रही है नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने से, क्योंकि चाइना फॉलो करता है वन चाइना पॉलिसी। तो ये वन चाइना पॉलिसी का मतलब जैसे दोगला चीन है, मतलब बड़का वाला चीन, ये बोलता है कि मैं असली चाइना हूं, और ये छुटकू वाला जो ताइवान है ये बोलता है कि मैं असली चाइना हूं। पर दबदबा दोगले चीन मतलब बड़का चीन की ज्यादा होने के कारण सारे कंट्रीज विश्व में मेन चाइना दोगले चाइना को ही मानते हैं। और जो इस वन चाइना पॉलिसी में साइन कर देता है वो दोगले चाइना से ही डील कर सकता है, डायरेक्ट ताइवान से डील नहीं कर सकता। और बड़का वाला चीन यानी दोगला चीन छुटकू ताइवान को अपना मानता है और ताइवान अपने आप को आजाद मानता है। तो जैसे ही नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची वैसे ये बड़का चीन यानी दोगला चीन ताइवान के ऊपर से बम और मिसाइल दागना शुरू कर दिया। पर अमेरिका को इससे घंटा फर्क पड़ता है, क्योंकि अमेरिका इतना बड़ा डिसीजन अपने गर्लफ्रेंड से व्हाट्सएप पे चैट करे तो नहीं लेगा, उसके पास भी तो कुछ ना कुछ सॉलिड होगा ही प्लान। पर यह सब जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि चाइना और ताइवान के बीच में लड़ाई चालू कैसे हुई। तो ये भी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। ये बात है 1600 की, जब चाइना में चलता था क्विंग डायनेस्टी का रूल। पर धीरे धीरे क्विंग डायनेस्टी फीकी पड़ने लगी और इसी बात का फायदा उठा के जापान ने अटैक कर दिया चाइना पे। अब चाइना के लोग अपने में ही इतने व्यस्त थे कि जापान को हराने में नाकामयाब रहे। तो बस ये पूरा इलाका जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है इसको जापान ने घेर लिया और अपने ट्रूप्स को भी इसमें डिप्लॉय कर दिया। और जो घेरा है जापान ने उसमें ताइवान भी था। और इसी वॉर को हम जानते हैं सीनो जापान वॉर के नाम से, जो हुआ 1894 से लेकर 1895 के बीच में। और फिर क्या, क्विंग डायनेस्टी टूटने लगी कुछ कुछ छोटे छोटे भागों में और उभरने लगे दो विचारधारा के लोग। पहले चाइनीज कम्युनिस्ट जिसके लीडर थे माओ जेडोंग, और दूसरे नेशनलिस्ट जिसके लीडर थे चांग काई शेक। तो कम्युनिस्ट पार्टी का सीधा मतलब था कि तानाशाह वाली सरकार बनाना जिसको लेके लोगों के दिल में डर हो। और दूसरा ये विचारधारा के लोग थे जो चाहते थे कि लोग हमको चुने, जैसे इंडिया में चलता है बाकी देशों में चलता है। पर ये दोनों पार्टियों के बीच ठीक से नहीं पड़ता था, जिस कारण से दोनों घमासान लड़ाई लड़ने लगे। सिर्फ जबानी लड़ाई नहीं, काट पीट करने लगे। तो फिर हुआ यूं कि चाइना में चालू हो गया सिविल वॉर, जो चला 1927 से लेकर 1949 तक। और इसमें पहले तो हावी रहे नेशनलिस्ट और कम्युनिस्टों को हार का सामना करना पड़ा। पर वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने जापान के ऊपर गिरा दिया बम, जिसके बाद जापान ना चाहते हुए भी चाइना को छोड़ना पड़ा और चाइना को वो सारा पार्ट मिल गया जो जापान घेर के रखा था। पर अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अब कम्युनिस्ट हावी हो जाते हैं नेशनलिस्ट के ऊपर और कम्युनिस्ट अपने साथ लोगों को मिलाने लगते हैं, क्योंकि उनकी सोच एकदम हावी वाली सोच रहती है, मतलब तानाशाह वाली सोच। और धीरे धीरे नेशनलिस्ट खत्म होते जाते हैं और आखिर में नेशनलिस्ट को भागना पड़ता है ताइवान में। और वहां जाके चांग काई शेक ने अपनी पार्टी बनाई और राज करना शुरू किया। पर चाइना उनको महत्व नहीं देता था, क्योंकि चाइना ताइवान को अपना ही मानता था और ताइवानीज अपने आप को आजाद कहते हैं। तो बस चाइना बन गया कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट को जान बचा के ताइवान भागना ही पड़ा। तो यह है असली कहानी। पर आगे जाके दोनों कंट्रीज वर्क करते हैं अपने टेक्नोलॉजी पे और ताइवान आज के दिन में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है सेमीकंडक्टर्स का। तो ताइवान का सुरक्षित होना पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नैन्सी पेलोसी के ट्रिप के बाद तो बड़का चीन का मुंडा सनक गया है। तो अब सवाल यह आता है कि क्या ताइवान अगला यूक्रेन बनेगा। तो यहां मेरा जवाब 50-50 का है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाइना सिर्फ डरा रहा है। वो कहते हैं ना कि भौंकने वाले कुत्ते काटते कम है। गौर फरमाइएगा, मैंने कहा काटते कम है। और यूक्रेन से ताइवान को कंपेयर करना बहुत गलत होगा, क्योंकि यूक्रेन के पास उतना ज्यादा कुछ नहीं था, पर ताइवान के पास टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी जिसके पास आज है वो तो किंग है आज के दिन में। और अगर ताइवान को नुकसान पहुंचेगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस चाइना और बाकी देशों को भी उठाना पड़ेगा, तो खासकर चाइना, क्योंकि चाइना भी इसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। तो ये ड्रिल जो चाइना कर रहा है वो सब डराने के लिए है और ऐसा मुझे लग रहा है। 50% चांस है कि हो सकता है कि वो अटैक कर दे, और इवन अटैक करेगा भी तो उसे फाइनेंशियली फिजिकली ताइवान को सबसे पहले कमजोर करना होगा। और अगर चाइना ये करने में कामयाब हो जाता है तो चाइना के पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। और देखा जाए तो आज के टाइम पे साइबर अटैक्स भी करा रहा है चाइना ताइवान के ऊपर। ताइवान के बहुत सारे गवर्नमेंट साइट्स के ऊपर बार बार साइबर अटैक्स करवा रहा है। तो यहां यह भी सवाल आता है कि अगर चाइना अटैक कर दिया
तो क्या अमेरिका ताइवान को बचाने आएगा कि यूक्रेन जैसा मोटिवेशनल स्पीच दे के साइड हट जाएगा? वेल ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। और मुझे ये लगता है कि ये एकदम सही टाइम है इंडिया के लिए, क्योंकि हर बार चाइना सबकी लड़ाई में घुसता है, तो हमें भी ऐसे ही करना होगा और ताइवान को सपोर्ट करना होगा हमें, क्योंकि ताइवान को सपोर्ट करने से हमारे पास आएगी टेक्नोलॉजी। और आप तो जानते ही हो, इंडिया का किसी से ज्यादा ऐसे कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ आप पाकिस्तान को छोड़ के, और हाँ चाइना भी है साथ में। तो आई होप आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि क्यों हुआ और क्या हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे अपडेट्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।